नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। ये खास पेशकश हम आपके लिए कोलकाता से लेकर आ रहे हैं। खास बातचीत है। हमारे साथ देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं और इस खास बातचीत के लिए हम खास तौर पर आज कोलकाता चलकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नड्डा जी। धन्यवाद सुमित जी। सर, 2 महीने के अंदर तीसरी बार आप कोलकाता आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अब कोलकाता को समझने लगे हैं। क्या ये माना जाए कि वाकई में परिवर्तन जो रथ यात्रा है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है? ममता दीदी की सरकार जा रही है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, मैं बंगाल के पॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत कीन तरीके से, बहुत नज़दीक से देखता हूँ और पिछले 2 महीनों में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। जब मैं दिसंबर में आया था तब का वातावरण और जनवरी का वातावरण और जनवरी की शुरुआत में और अब जब मैं आया हूँ फरवरी में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत परिवर्तन आया है। सच में परिवर्तन है और लोगों ने मन बना लिया है। दिसंबर महीने में लोगों ने मन बनाया था लेकिन सहमे सहमे से थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग अपने डर को, लोगों के ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, लोग जो इस शासन से त्रस्त हैं, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं और यह चीज़ अब बड़े स्पष्ट रूप में दिख रही है। जब मैं निकलता हूँ और मैं जब पार्टिसिपेट करने के लिए किसी रैली में जाता हूँ, आम व्यक्ति घरों से बाहर निकल करके जिस तरीके से अभिवादन करता है, स्वागत करता है, उसके चेहरे पर जो मैं उत्साह देखता हूँ, उसके चेहरे पर जो मैं रौनक देखता हूँ और आशा देखता हूँ, वो इस बात का सूचक है। और रोड शो भी हमारे जब होते हैं या जब हम जनसभाओं में जाते हैं, जो रिस्पांस मिलता है, यानी अगर मैं मुट्ठी बंद करके ऐसे करूं तो लोग भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अगर मैं इस तरीके से कहूं, इस तरीके का नारा लगाऊं, इस तरीके का सिग्नल दूं, तो तुरंत कहते हैं 200 पार भाजपा। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि लोगों में उत्साह है। ममता जी को जाने के लिए, भेजने के लिए लोग आते हैं। ममता जी ने आज से 10 साल पहले यही फॉर्मूला दिया था। उन्होंने भी परिवर्तन की बात की थी 2011 में। आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये पुराना आइडिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ममता जी जिस तरीके से आई हैं, उनके जो पॉलिटिकल शैली रही है, वह शैली हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स की रही है और शॉर्ट टर्म गेन्स में लोगों को गुमराह करके वोट लेने की आदत रही है। और जिस कल्चर से वो आई हैं, उसका ये एक तरीका रहा है। और मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन का नारा देते देते उनका खुद का परिवर्तन हो गया। खुद का परिवर्तन हो गया। जो सीपीएम के गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही थी, वो सारी गुंडागर्दी करने का काम पकड़ लिया। राजनीति का अपराधीकरण हो गया, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया और भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया, यानी कट मनी कल्चर आ गया। और जो विरोध में बोले, जादवपुर का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जेल के अंदर सिर्फ विरोध करने के कारण, उसी तरीके से जर्नलिस्ट, आपके ही चैनल के एक बड़े जर्नलिस्ट को छुट्टी करवा दी गई। उसी तरीके से विपक्षियों को तो समाप्त करने का काम ही किया। 130 बीजेपी वर्कर्स वी हैव लॉस्ट। 100 लोगों का तर्पण तो मैंने किया है वो घाट पर जाकर के उनका, और 300 लोगों को पर अटैक हुए हैं। तो ये परिवर्तन उनका हुआ। उन्होंने सारा सीपीएम का कल्चर अपने में इम्बाइब कर लिया। भ्रष्टाचार, कट मनी कल्चर, जैसे मैंने कहा, राजनीति का भ्रष्टाचार होना, संस्थाओं को, भ्रष्टाचार को संस्थागत बना देना, ये उनका कल्चर। ये और वो सुमित जी माँ माटी मानुष का नारा लगा करके आई थी। माँ की कभी चिंता नहीं हुई, माटी की कभी इज्जत नहीं हुई, और मानुष को तो उन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किया और जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था उस अधिकार से भी वंचित। तो उनका नाम तो ममता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो निर्ममता की प्रतिरूप बन रही हैं और बनी हैं, और यही उनका जो हमको 10 साल में देखने को मिला है,
वो निर्ममता ही देखने को मिली है। आखिर 130 लोग की जान चली जाए, एमएलए पोल से लटका हुआ मिले और हम कार्यकर्ता शॉर्ट रेंज पर उनकी जानें चली जाएं, मेरे ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक हो जाए, तो यह निर्मम विचारों का प्रतीकात्मक स्वरूप हमको देखने को मिलता है। लेकिन नड्डा साहब, वो तो ये कहती हैं कि बीजेपी हत्याओं पर राजनीति करती है, हर मौत को, हर खुदकुशी को आप राजनीतिक बता देते हैं और उसके बदले में आप हमदर्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना। उसकी संख्या 130 हो सकती है क्या? अगर सुसाइड की संख्या 130 हो सकती है और हम उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। कल तक वो नारे लगा रहा था, एक कार्यकर्ता, उसके टी शर्ट पर लिखा हुआ था, 18 साल के तुम हुए थे, तुमने बीजेपी का झंडा पकड़ा था, ये लो उसका नतीजा। ये सुसाइड है क्या? मनीष शुक्ला पॉइंट ब्लैंक रेंज से मॉडर्न वेपन से मारा जाए, ये सुसाइड है क्या? हमारे एमएलए को पकड़ करके ले जाएं और रात को वो पोल से लटका हुआ मिले, ये सुसाइड है क्या? घर में भला चंगा बैठा हुआ व्यक्ति, उसको कोई बाहर ले जाए। तो इसलिए सुमित जी, ये बिल्कुल निराधार भी है और बहुत ही शैलो आर्ग्यूमेंट है। मैं मतलब राजनीति में कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका विश्वास हो सकता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ममता जी किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोच करके कहती हैं, ये उन्होंने कभी नहीं किया है। और ये बंगाल का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग लंबे समय तक यहाँ राज्य करें। आपने ममता जी की तो बहुत खामियां गिना दी। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने नारा दिया है 200 सीटों का, अमित शाह जी ने कहा, अगर आपकी सरकार बन जाती है भाजपा की, तो क्या करेंगे? कैसे पश्चिम बंगाल को विकास की ओर आगे लेके जाएंगे? क्या तरीका? देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे पहले सुशासन लाना, पारदर्शिता लाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सबको बराबर के नजरिए से देखना, स्कीम्स को अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए मदद करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश देना, एग्रीगेरियन सोसाइटी को पुश देना, उनका एम्पावरमेंट करना, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना, युवाओं का एम्पावरमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। यूपी इज एन एग्जाम्पल। आप देखिए कितने नेशनल हाईवेज बने, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आज किसानों कितने वहां पर फ्लरिश कर रहे हैं और किस तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। यही कमलनाथ की सरकार में 1 साल में क्या हुआ वो भी आपको मालूम है। ट्रांसफर इंडस्ट्री खुल गई थी, सब कुछ खुल गया था, आज सब कुछ बंद है, डेवलपमेंट पूरी ताकत के साथ चल रहा है। तो हमारा सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सारी स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में लगे हैं, और वही वेस्ट बंगाल में होगा। आज कुशासन है, हमारी सरकार आएगी सुशासन आ जाएगा। आज प्रशासन का राजनीतिकरण है, हमारी सरकार आ जाएगी, प्रशासन सुदृढ़ीकरण हो जाएगा और वो जस्टिस टू ऑल देगी, अपीसमेंट टू नन करेगी। किसी त्योहार में आप रास्ते खोल देते हो, किसी त्योहार में आप रास्ते बंद कर देते हो, ये कौन सा तरीका है? तो अपीसमेंट टू नन और सबको साथ लेकर के चलने का मानना, ये भी आएगा। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में आज आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 675 करोड़ रुपीस दिए हैं वो सिलीगुड़ी हाईवे के लिए। उसी तरीके से ईस्ट कॉरिडोर के लिए पैसे दिए गए हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए पैसे दिए गए हैं। ये अपने आप में फ्रेट कॉरिडोर, ये अपने आप में आर्थिक जगत में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ तक किसान रेल चलने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड किसान कॉरिडोर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए बनाया जा रहा है। और एक इंडस्ट्री के लिए एनवायरनमेंट जिस दिन आप बनाते हो, सच बात यह है कि जिस दिन प्रशासक नियतन अच्छा होता है उस दिन सरकार की नियतन नीतियां भी अच्छी हो जाती हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। और ममता जी इन सब चीज़ों के बारे में न उनकी अंडरस्टैंडिंग है, न ही उनके मन में इसके प्रति कमिटमेंट है। पर नड्डा साहब, वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं,
वो कई वर्षों तक आपके साथ केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, आपकी अपनी सरकारों में, एनडीए की सरकारों में। आज आप कह रहे हैं कि वो कुशासक हैं, आज आप कह रहे हैं कि वो फ्लॉप हो गई हैं। तो क्या बीजेपी ने अतीत में गलती की थी उनको साथ लेके? हमने कहा ना, परिवर्तन उनमें हो गया है। देखिए, सत्संग का बड़ा अर्थ होता है। जब तक सत्संग था तब तक अच्छे तरीके से चल रही थी। जब कुसंगति के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर परिवर्तन आ जाता है, और दूसरे का परिवर्तन करने की ताकत नहीं रहती, अपने में परिवर्तन आ जाता है। तो वो उनका परिवर्तन हुआ है। आपने बजट की बात की, मैं बजट को लेके, ममता दीदी ने भी कल अपना बजट पेश किया, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए। आपको लगता नहीं, और आपके बजट को, जो केंद्रीय बजट आया उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ऐन मौके पे आप सड़कें बनवा रहे हैं, अब ऐसी कौन सी सड़क बन जाएगी, ऐसा कौन सा हाईवे बन जाएगा चुनाव के नाम पर? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रही है, आप जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे थे बंगाल के लिए? मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। अब इलेक्शन कब हैं? 2 महीने बाद इलेक्शन है, यानी दिन की घड़ी में सूर्यास्त आ चुका है। तो आप अपना एजेंडा कब बनाते हैं? मॉर्निंग में बनाते हैं, सवेरे बनाते हैं, जब आपको मैंडेट मिलता है तब आप बनाते हैं। तो आप दिन भर में उस काम को करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरा बजट है, यानी ये दोपहर से पहले का बजट है, और हम जो काम ले रहे हैं वो हम 2024 तक कंप्लीट करेंगे। हम 2024 के मार्च और फरवरी में आप घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता जी 2021 के फरवरी में घोषणा कर रही हैं, जब सूर्यास्त आ चुका है, उनका समय ढल चुका है, उनका समय समाप्त हो चुका है, उनके पास मैंडेट नहीं है। अब तो देखिए ना, अब इस समय बजट देने का मतलब ये क्या है? ये तो लोक लुभावने नारे दे करके जनता को गुमराह करने का तरीका है। करना था अगर ये सारी बातें, आपने आयुष्मान भारत रोके रखा और आजकल आप स्वास्थ्य साथी को लेकर के घूम रही हैं, ये क्या अर्थ है? उस समय आपका ईगो आ गया। अब आप बोलती हैं कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 23 लाख लोगों ने सेल्फ एप्लीकेशन डाल दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दी, उनकी तो आपने चिंता नहीं की और उनको वंचित रखा। और 72 टू 73 लाख किसान वंचित हो गए सिर्फ इस बात के कारण, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया गया। और कितनी किश्तें निकल गई? 7 किश्तें निकल गई, यानी 14,000 रुपीज से वो वंचित रह गए। अब आप बोलते हो, ये अगर मैं इसको शब्दों में कहूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू हैं। अब क्या करना? अब किसानों के प्रति क्या सिंपैथी दिखा रहे हो? अब तो सरकार बदलने वाली है, बीजेपी की आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, अपने हाथों से देंगे। पर नड्डा साहब, संसद का सत्र चल रहा है, हमने टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को सुना इन तो पिछले हफ्ते में। उनका लगातार ये हमला रहा कि किसानों की आप जो बात कर रहे हैं बंगाल में, दिल्ली की बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, उनकी आपको चिंता नहीं है? दिन रात 11 बार बातचीत हुई है, हम लोगों ने सहानुभूति रखा है। देखिए, किसानों ने, अब जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी को, किसान नेताओं ने कमिटमेंट दी थी ना कि सब कुछ ठीक से चलेगा, जो लिखित में दिया था। जो हुआ वो भी आपको मालूम है। गवर्नमेंट रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन सरकार ने बहुत रिस्ट्रेंट रखा, क्योंकि किसान हमारे हैं, अन्नदाता हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण है। वो घटना जो घटी, वो उसकी तायद नहीं करेगा, कोई उसको अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन किसान अपने हैं और उनके साथ डायलॉग करना हमारा काम है। हमारी सरकार बड़ी जिम्मेवारी के साथ, सहानुभूति के साथ, उनके कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को हम सुन भी रहे हैं, उनको हम बता भी रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि बिल वापस लो। एक ही बात है, तीनों बिल वापस। इसीलिए हमारा ये कहना है कि कोई चीज़ का कारण होना चाहिए, बिल वापस का कोई कारण होना चाहिए। चर्चा करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। आप बताइए इस वापस लेने का कारण क्या है? चर्चा से बातचीत निकलेगी। 11-12 राउंड बैठे तो हैं, आगे भी बैठेंगे, हम तो तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस दिन आपकी इच्छा हो हम टेलीफोन पर अवेलेबल हैं, हम लोग चर्चा के लिए आएंगे। आप इंतजार करेंगे कि फोन किसान करेंगे? नहीं, हम अपने तरफ से भी इनिशिएटिव लिया है, हमारे लोगों ने किया होगा, लेकिन हम उनके साथ वार्ता के लिए तैयार हैं और हम उस तरीके से समाधान निकालेंगे। रही बात यहाँ की, तो यहाँ किसान सुरक्षा अभियान हमने क्यों चलाया? क्योंकि किसानों को सुरक्षा नहीं मिली है। सुरक्षा का मतलब है जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, वो देने की ज़रूरत है। उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ सिंचाई में वेस्ट बंगाल इज़ द लोएस्ट, हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
अब अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन यहाँ की जो अनाज मंडियाँ हैं, वो बिल्डिंगें आपने देखी होगी, जो यहाँ की मंडियाँ हैं वो नीले और सफ़ेद से बड़ी रंगी हुई हैं। वह क्रिमिनल्स का डेन बना हुआ है, गुंडों का अड्डा बना हुआ है, और डिस्ट्रेस में हमारे किसानों को अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है। एक तरफ मोदी जी हैं जो यहाँ से लेकर के फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड एग्रीकल्चर सोसाइटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए किसान रेल चलाते हैं और महाराष्ट्र तक यहाँ का प्रोड्यूस पहुँच सके, इसकी चिंता करते हैं। और एक ममता जी की सरकार है जो उनके प्रोड्यूस को खरीदने की भी व्यवस्था नहीं करती है, और जो सरकारी संस्थान बने हैं वो गुंडों के अड्डे बने हुए, वो क्रिमिनल्स के अड्डे बने हुए हैं। एक और आपको रिएक्शन जानना चाहूँगा। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा साहब हैं, बजट पेश करती है ममता दीदी, राज्यपाल से पूछ के देती हैं, राज्यपाल उनको इजाज़त भी दे देते हैं कि आप पेश कर दीजिए। इसको भाजपा कैसे देखती है? क्या ये अनयूजुअल नहीं है कि एक मुख्यमंत्री है वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करे? ऐसा ना, जाने के दिन जब नजर आते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये अपने आप में ममता जी इसका क्या जस्टिफिकेशन देंगी? 9 साल उन्होंने कहा अमित मित्रा बीमार, तो जब जाने का समय आता है तो ऐसी बहाने तो लगते ही हैं। ये अपने आप में इस बात को बताता है कि वैसे वो विधानसभा के आगे पीछे दिख जाते हैं, लेकिन वैसे बीमार होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये इस बात का सूचक है कि निश्चित रूप से ममता जी के जाने का, यानी उनकी सरकार का, टीएमसी का जाने का समय आ चुका है। इसलिए हड़बड़ाहट है, और हड़बड़ाहट के साथ साथ बौखलाहट भी है, और वह बौखलाहट इन तरीकों से दिखता है। एक चीज़ बताइए, आपने अपने विकास के कार्यक्रम बताए कि आपकी सरकार बनी तो आप लोग क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। फिर जय श्री राम के नारे की क्या ज़रूरत है? आपकी सभाओं में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मैंने खुद देखा, आप भी लगवा रहे थे जय श्री राम के नारे। तो ये जय श्री राम के नारे के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो कभी तो शुरुआत तो उन्होंने की, 4 नारे लगते हैं। अब ये देखिए, जय श्री राम को मैं उनका वैसे धन्यवादी हूं, उन्होंने पॉपुलराइज किया, उन्होंने खुद ही। अब कोई बेचारा नारा लगा रहा, 4 नारे लगा रहा, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक जय श्री राम का भी नारा लगा देता है। उस पर उनको इतना बौखलाने की क्या जरूरत है? देश के महापुरुषों का नारा लगाना ये हमारा सौभाग्य है। देश के महान हमारे जिनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के से जानते हैं, उनके बारे में नारा लगे, इसमें गलत क्या है? लेकिन इस पर बौखलाहट क्यों होती है? और जैसे बौखलाहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, ज़्यादा नारे लगते हैं। तो ये, और इसमें ये भारत ये साफ बताता है कि उनके लिए भारत की संस्कृति की रक्षा से ऊपर है उनकी राजनीति। पॉलिटिक्स इज अबव ऑन प्रायोरिटी बेसिस देन द कल्चर ऑफ दिस कंट्री, देन द सिविलाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, देन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री। वो राजनीति कर रही हैं क्या मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए? क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। जय श्री राम बोलेंगी या जय श्री राम सुनेंगी तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उन्होंने तो अपीजमेंट पे ही राजनीति की है। मैं आपसे उदाहरण देता हूं, शायद मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन 30 या 31 तारीख को या 31 मई को, पहले यानी राम जन्मभूमि का नहीं, पहले मुहर्रम था, तो मुहर्रम के लिए परमिशन दे दी, और 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को बाद में राम जन्मभूमि का शिलान्यास था। प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में शिलान्यास करने वाले थे, उसका पूजन करने वाले थे। तो उस दिन बंगाल बंद कर दिया। तो कोरोना पहले आया था, पहले चैलेंज था, या बाद में चैलेंज बना? ये तुष्टीकरण की नीति है। और देखिए, जनता बहुत समझदार है। राजनीति करने वालों से मेरा निवेदन है कि जनता से सीखना सीखिए, वो बहुत कुछ जानती है। इसलिए जनता ने समझ लिया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है जो वो करती है। क्या इस बात को ईमानदारी से, सच्चाई से बताइएगा, ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब आपकी बी टीम है, आप लोग मदद करते हैं चुनाव लड़वाने में? नहीं, बिल्कुल वोट काटते हैं। देखिए हमारा बड़ा स्पष्ट है। अब यही बात होती तो हैदराबाद में क्या हुआ? फिर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव हुआ, सीधी टक्कर उनके साथ हुई।
और हम चुनाव जीते, 4 से हम 48 पहुंचे, तो और अभी भी वो मेयर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पष्ट रूप से हम बढ़ने वाले हैं और साइंटिफिक तरीके से बढ़ने वाले हैं। और हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम ओबीसी भी साहब के भी जो भी उनके कंटेंशंस हैं उनका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा रास्ता सही है। हमने राजनीति के कारण हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम क्योंकि हमने देश को मजबूत देश बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में हमें मजबूती मिल रही है। इंटरनेशनल क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारत की इज्जत बढ़ी है और भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना के पेंडेमिक में भी जिस तरीके से मोदी जी ने भारत को दिशा दी है और भारत की 130 करोड़ की जनता को साथ लेकर के ये दिशा दी है। कोविड वैक्सीन इंडिजिनस रूप का वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बना है। भारत की एक छवि बनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है, यूएन भी जानता है, सब लोगों में भारत की एक छवि बनी है। उसके प्रति हम समर्पित हैं और यह आइडियोलॉजी हमारी उसके के लिए है कि हम देश के लोगों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, जिसमें बंगाल भी आता है। फुरफुरा शरीफ जो दरगाह है वो भी राजनीति में आ गई है। उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है सिद्दीकी साहब ने, और उसके साथ टाई अप की बातें कर रही कांग्रेस पार्टी भी। ओवैसी भी उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। भाजपा इस डेवलपमेंट को कैसे देखती है? देखिए, हम पहले से तैयार हैं। कम वोट में किसी को जुड़ना हो, किसी को अलग हटना हो, किसी को साथ चलना हो, हम विजयश्री होने के लिए जनता की आवाज को समझते हुए उनकी बातों को पूरा करने के लिए हम कमिटेड हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नो शॉर्टकट। हम जो रास्ता लेंगे वो देश के हित का होगा, वो प्रदेश के हित का होगा, वो समाज को बांटने वाला नहीं होगा, वो समाज को जोड़ने वाला। नड्डा साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ही के उप मुख्यमंत्री हैं असम में भी चुनाव है। हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि हमको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जब स्टेटमेंट आया था तो मैंने सारे फैक्ट्स चेक किए थे और मैंने हेमंत से खुद बातचीत की थी। वो फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है और आधी स्टेटमेंट आई है। उनका कहना ये था कि मैं नेडा का चेयरमैन हूँ, मैं सबके विकास के लिए वर्क करता हूँ, किसी का वोट आए किसी का ना आए, लेकिन मैं सबके विकास के लिए काम करता रहूँगा, करता रहा हूँ। ये बात उन्होंने कही और मैंने उस फैक्ट्स को चेक भी किया। तो वो बात जो है वो निराधार है। उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके एक ये दिखाने की कोशिश हुई थी कि एक कम्युनिटी के खिलाफ उनका मन है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की बात थी वो। तो जब आपने सुना था तो आपने चेक किया? हाँ बिल्कुल, मैंने सारा स्टेटमेंट चेक किया और उस स्टेटमेंट में आया कि किसी का वोट मिले ना मिले, इसको उन्होंने निकाल लिया, लेकिन मैं सबके लिए काम करता रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। इस चीज़ को बता दीजिए कि इतना सारा काम करेंगे तो कौन करेगा? लीडर कौन है? मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, उसमें क्या है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पोस्टर मोदी जी के लगे हुए हैं, वो तो दिल्ली में रहेंगे। हाँ सुमित जी, ऐसा होता है कि कई स्टेट्स में हम विथ लीडर जाते हैं, कई स्टेट्स में हम लीडर समय पर तय करते हैं। ये हमारा स्ट्रैटेजी का विषय होता है और इस विषय में हम क्लैरिटी के साथ आते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। तो हम इस वक्त हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान और सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और समय आने पर हम नेता भी तय कर देंगे। जो लोग बाहर से आए हैं, क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये बीजेपी का काडर नहीं है। देखिए, सब लोग मिलकर के तय करते हैं और किसी का जब हमारे साथ आ जाता है तो बाहर ही नहीं रहता, वो हमारे परिवार का सदस्य होता है और हम सबको बराबर के ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन फैसला सारी बातों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो मतलब मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मैं फिर कहूंगा ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये सब बीजेपी के नेता हैं और सबका सम्मान देना ये हमारी जिम्मेवारी है। मुकुल हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हमारे कोर कमेटी के सदस्य बने हैं। शायद तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस में ये नहीं होता है। हम जब किसी को आत्मसात करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। जहाँ तक लीडरशिप का सवाल होता है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड सब लोगों को मिलकर के तय करता है, सब चीज़ों को चुनाव के बाद ही तय होगा।
डिपेंड करता है पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसे उसको देखता है, इलेक्शन आते आते तक सारी चीजें तय। क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि ममता दीदी का फेस बड़ा पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है पोस्टर में लगाने के लिए, उसका एक ड्रॉबैक हो। देखिए जो आप जनसभा में लोगों को देख रहे हैं, तो एक साल पहले तो हमको लोग ये भी कहते थे कि इनके पास जनता नहीं है, तो आज तो जनता आ गई। तो वैसे ही नेता भी हमारे हैं, वो नेता आ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। और ये होता है, हरियाणा में हम बगैर उसके गए थे, महाराष्ट्र में हम बगैर नेता के गए थे, यूपी जैसे स्टेट में हम बगैर नेता के गए थे। तो ये डिपेंड करता है, कहीं स्टैब्लिश लीडरशिप होती है। मध्य प्रदेश में हम शिवराज सिंह के साथ गए थे, तो डिपेंड करता है, ये स्टेट्स की बात होती है। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने लीडरशिप उस समय चेंज हुई है, तो इस तरीके से सौरभ गांगुली है क्या रेस में? भारतीय जनता पार्टी उन पे अभी भी दांव लगा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जब बैठ करके बातचीत करेंगे तो इन सब चीज़ों पर तय होगा, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल नाम पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब बातें जब तय होती हैं तो होलिस्टिक व्यू लेकर के तय होती हैं। और मैं बड़े लंबे से निर्णय प्रक्रिया में रहा हूँ। 2 मिनट में नाम आते हैं, 2 सेकंड में नाम चले जाते हैं, इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें ध्यान में रख करके हम एक समग्रता में सोचेंगे, होलिस्टिक सोचेंगे, और जो भी कैंडिडेट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो कमल के निशान का होगा, और वो आगे बढ़ेगा, और वो सबको साथ लेके चलेगा। क्योंकि हम बंगाल में बैठे हैं, इसलिए मैं बाकी राज्य का केवल पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि 5 और राज्य में भी चुनाव है। तमिलनाडु में फॉर्मूला तय हो गया, आप और एडीएमके? हाँ जी, AIDMK के साथ हम चलेंगे, मैंने उसकी घोषणा भी कर दी है, और हमारे लोग वहाँ सीट एडजस्टमेंट की बात भी अब शुरू। उम्मीद है पार्टी जीतेगी? बिल्कुल, वहाँ हमारा वातावरण बना हुआ है, अच्छा वातावरण है, और हमें सफलता मिली। रजनीकांत, उम्मीद थी कुछ उनसे, आपको उनसे? देखिए, ये सब लोग, अब वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विचार लेकर के चल रही है, सभी अच्छे लोगों का समर्थन हमको। तो 5 में से कहाँ कहाँ आपकी सरकारें बन रही? देखिए, हम हर एक जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे। असम में और वेस्ट बंगाल में तो हम सरकार बनाने वाले हैं, पुडुचेरी में भी हम सरकार बनाने वाले हैं, तमिलनाडु में हमारी अच्छी लड़ाई होगी और वहाँ भी हम सरकार बनाएंगे, और केरल में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और केरल में भी आप देखेंगे नतीजे बड़े। मैं अभी 2 दिन पहले केरल से होकर के आया हूँ। लोग वहाँ दोनों ही सरकारों से बहुत त्रस्त हैं। दोनों ही सरकार एक गोल्ड स्कैम में फंसी हुई है, एक सोलार उसमें फंसी हुई हैं, और लोगों का उनसे रुझान हट चुका है। भारतीय जनता पार्टी से आशा है। एनआरसी और सीएए को लेकर बंगाल चुनावों में आप भूल जाते हैं, असम में आपको इस मुद्दे से फायदा होता है, तो वस्तुस्थिति क्या है? क्या ये दोनों मुद्दे ठंडे बस्ते में है बंगाल में? देखिए, एनआरसी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, उनका वक्तव्य आ गया है। जहाँ तक सीएए का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि कानून बन रहे हैं, लेकिन अभी उसका एक्सटेंशन हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में कानून नहीं बने थे, तो अभी पार्लियामेंट से भी उसका एक्सटेंशन हुआ है, और आगे चल करके उस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर आपकी सरकार बंगाल में बनी तो ये दोनों कानून लागू होंगे? दोनों नहीं, सीएए के बारे में प्रधानमंत्री ने एनआरसी के बारे में स्पष्ट कर दिया है, और सीएए के बारे में अभी हमने एक्सटेंशन दिया है, और उसको लेकर के फिर जब रूल्स बनेंगे तो उस पर आगे हम कार्रवाई। तो ठंडे बस्ते में है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं है सुमित जी। मैं फिर कहूँगा कि होता क्या है कि जो चीज़ पार्लियामेंट से पास हो गई है और वो एक लीगल सिस्टम के अंदर हुआ है, तो वो ड्यू कोर्स उस पर एक्शन तो होगा ही। लेकिन फिर मैं इसके साथ साथ कहूँगा कि रूल्स बनने में जितना विलंब हुआ है, उस कारण से देरी हुई। ये भी सुनने में आ रहा है नड्डा साहब कि जो लोग टीएमसी से आ रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी का अपना वोटर बड़ा परेशान हो गया, अपना काडर परेशान हो गया है। हम जिनके खिलाफ लड़के जहाँ तक पहुँचे हैं, अब वो आके हमारे साथ बैठ गए। उनको कैसे समझा रहे हैं बीजेपी के लोग, ताकि आपसे वो नाराज ना हो? देखिए, हमारे यहाँ बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। एक तो ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग आ रहे हैं, सिलेक्शन करके आ रहे हैं, पार्टी के अंदर तय होकर के आ रहे हैं, पार्टी की रजामंदी से आ रहे हैं, और वो पार्टी के हमारे जो इंटरनल डायमेंशंस हैं उसके बीच में वो समावेश होने वाले हैं, ऐसे आ रहे हैं। इसलिए इस तरीके की कोई मैं नहीं देख रहा हूं कि इस तरीके की कोई चर्चा भी है, वातावरण भी है, ऐसा नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा है जिसको मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर उस पर रोशनी डालें। आने वाले वक्त में, आज के बाद, क्योंकि अब बंगाल का चुनाव खत्म है, उसके बाद यूपी का चुनाव आ रहा है,
यूपी के चुनाव को, इन चुनावों का असर क्या यूपी के चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, ऑन दी होल तो सब चुनाव का एक दूसरे पर असर होता है, लेकिन मैं एक बात का बड़ा विरोधी रहता हूं और वो मैं सब लोगों से चर्चा करता हूं कि मीडिया में कई बार चर्चा हो जाती है, ये सेमीफाइनल है जी, ये फाइनल है, ये बताएगा उसका नतीजा। एवरी इलेक्शन इज ए डिफरेंट इलेक्शन। एवरी इलेक्शन, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि कैसा इलेक्शन होता है। उदाहरण अलग है, इससे संबंधित नहीं है। वेस्ट बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रही है और केरल में एक ही समय पर सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी। अब आप बोलिएगा कि इसका नतीजा उस पर पड़ेगा, उसका नतीजा इस पर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। एवरी इलेक्शन इज ए डिफरेंट इलेक्शन ऑल टुगेदर। हर एक पर इलेक्शन अलग होता है। उसका नेतृत्व कौन करता है, पार्टी की आंतरिक स्थिति क्या है, मुद्दे क्या हैं, सामने लड़ने वाला क्या है, और इन सारी चीज़ों का असर उस पर पड़ता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसको हमको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब तेलंगाना में थे तो सब लोगों ने कहा कि इनकी तो हालत खराब होगी, और हम वहाँ हैदराबाद में 4 से 48 पहुँचे, और राष्ट्रीय भारत के गृह मंत्री भी वहाँ गए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी गए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गया। ये स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है क्या? इट वॉज ए डिफरेंट इलेक्शन ऑल टुगेदर। लेकिन अब हम शायद कोई दूसरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जाएं, ऐसा हो या ना हो, ये एक डिफरेंट चीज़ है। उसी तरीके से हमारे दुबाका का चुनाव था। वो एक तरफ में मुख्यमंत्री की बगल की सीट है, एक तरफ बेटे की सीट है, एक तरफ दामाद की सीट है, और दुबाका में हमने धमाका कर दिया। तो एवरी इलेक्शन इज ए डिफरेंट इलेक्शन। आपकी पार्टी को चुनाव लड़ने में आनंद आता है, ऐसा लगता है? मजे लेके चुनाव लड़ते हैं। देखिए, अमित शाह जी ने, पहले नितिन जी ने, राजनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, सब ने मिशन से पार्टी को आगे बढ़ाया है। और अमित जी ने तो बहुत, जिसे कहा जाए कि पूरी ताकत से पार्टी को आगे बढ़ाया है, और हम भी उस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब लोग मिल करके आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होकर के, हमारे मन की तमन्ना है कि हम भारत को एक मजबूत राष्ट्र देंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्शन उसका एक माध्यम है। राजनीति में हमको सफल होना है तो चुनाव जीतना है। चुनाव को हम पूरे तन्मयता के साथ भी लड़ते हैं, और सरकार बनने के बाद पूरी तन्मयता से लोगों की सेवा भी करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है नड्डा साहब, क्योंकि हम बंगाल के चुनाव के परिदृश्य में बात कर रहे हैं। जो बंगाल की 2 बड़ी पार्टियां रहीं, वो चर्चा में नहीं है, कांग्रेस और सीपीएम। इन चुनावों में ना देखी जा रही है, ना चर्चा में है। इसको आप क्या, कैसे आंकते हैं कि एक राजनीति के छात्र होने के एक बात और बता देता हूं, आने वाले समय में टीएमसी का भी यही हाल होगा। ये भी चर्चा में नहीं रहेगी। गलत रास्ते पर जाकर के सही नतीजे नहीं आते। इन सब लोगों ने स्मॉल इश्यूज को लेकर के, तात्कालिक विषयों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया है, आइडियोलॉजी को ताक पर रखा है, और अपने में सामर्थ्य नहीं रहा कि वो लड़ाई लड़ सके। और मैं कई बार कहता हूं, देखिए पॉलिटिक्स में हार जीत होती रहती है, रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं और रिजल्ट्स खराब भी आते रहते हैं। नीयत अच्छी होनी चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, और लक्ष्य सही होता है तो नीति सही बनती है, और नीति सही बनती है तो कार्यक्रम सही बनता है, और कार्यक्रम सही बनता है तो सफलता मिलती है। व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द टारगेट, आप शॉर्टकट मेथड। किसने कॉम्प्रोमाइज किया? सभी ने, कांग्रेस ने, सीपीएम ने, टीएमसी ने, ये सब जाएंगे, रोक नहीं सकता इनको कोई। अब देखिए, जब मैं पीसी और वो भाईपो बोलता हूं तो इतनी तालियां क्यों पिटती हैं? इसलिए क्योंकि बंगाल की जनता वंशवाद और इन सब चीजों को डिसलाइक करती है, इसलिए क्योंकि करप्शन को डिसलाइक करती है, इसलिए कि क्रिमिनलाइजेशन को डिस्करेज करती है, इसलिए कि ये जो त्रिपाल चोरी, चावल चोरी, ये कोयला चोरी, ये गाय की तस्करी, इन सब चीज़ों को डिस्करेज करती है। और इसके साथ किसी को संलिप्त देखा जाता है तो उसने जाना ही है। हु कैन स्टॉप इट? एक और मुद्दा है,
आपकी रैली जो आज मैंने खुद ने अटेंड की, उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दी। तो ये महिलाओं का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है, ये बीते 3 महीनों में अंतर आया है या कुछ और वजह है इसकी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बैकग्राउंड से आए, उन्होंने भारत के समाज को मजबूती प्रदान करने का तय किया और उस मजबूती के जो कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में जनधन योजना, उसी के साथ साथ जो आगे योजनाएं बनाई, वो सारी योजनाओं को महिलाओं से जोड़ा गया। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, उसी तरीके से उजाला योजना, उसी तरीके से सौभाग्य योजना, उसी तरीके से स्वच्छता अभियान में इज्जत घर का बनना, इन सब चीज़ों ने महिलाओं को बहुत एम्पावर किया। और महिलाओं को एम्पावर करने से घर एम्पावर होता है और उसके साथ साथ युवाओं को भी ताकत मिली है। तो निश्चित रूप से इन स्कीम्स के कारण भारत की तस्वीर बदली है और लोगों बहनों में एक एम्पावरमेंट का एक कॉन्फिडेंस आया है। अब जैसे हमारी स्कीम्स में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, 5 लाख रुपए का सपोर्ट देना, ऐसी जितनी भी स्कीम्स की गई, उससे महिलाएं गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने तस्वीर को बदलते देखा है और ये बिहार में आपने देखा होगा, सब लोग नतीजे कुछ और बता रहे थे, लेकिन साइलेंट वोटर के रूप में महिलाओं ने साथ दिया। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आज की रैली में आपको देखने को मिली। ये विमेन एम्पावरमेंट है और विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हाउस होल्ड एम्पावरमेंट है। मैं इसको ये कहता हूँ, ये घर का एम्पावरमेंट है जो परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और उनका रुझान मोदी जी की तरफ स्पष्ट है। इस प्रदेश में करीब 30% जो वोटर है वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है। आपको लगता है कि ये आपके लिए एक फायदे का सौदा है? देखिए, हमने कहा ना, हम उस तरीके से देखते ही नहीं। हमने डेवलपमेंट को इशू माना है। जब हम सड़क बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इस पर कौन चलेगा। जब हम इज्जत घर देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये किसके घर में लगेगा। जब हम आयुष्मान भारत देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसके में ऑपरेशन किसका होगा। इसलिए हमारे देखने का नजरिया ही नहीं है और न ही हम किसी को बांट करके देखते हैं। और हमने बार बार कहा है कि सबका विश्वास लेना हमारी इच्छा है, सबका साथ लेना हमारी इच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ किसी को जय श्री राम से एलर्जी हो, ये भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। अपीजमेंट टू नन और सबको जस्टिस टू ऑल, तो ये हम लेकर के चलते। कितनी रैलियां प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं बंगाल में? देखिए, अभी तो तय होगा प्रधानमंत्री जी का चुनाव घोषणा होने के बाद। एग्रेसिवली कैंपेन करेंगे जैसे वो हमेशा करते हैं? देखिए, वो मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, लेकिन साथ ही साथ वह पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते जो पार्टी उनकी जिम्मेवारी लगाती है वो निभाते भी हैं और बखूबी निभाते हैं। इसलिए पार्टी को जब भी आवश्यकता रही है वो आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में और देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की है, तो पार्टी उनका सदुपयोग तो करेगी। तो इसीलिए पार्टी अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं नड्डा जी आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हम इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कितनी रैलियां लगाएंगे उनकी? नहीं, हम जितनी आवश्यक होगी उतनी लगाएंगे, लेकिन हम सब उनके साथ चलने वाले हैं। योगी जी कैंपेन करेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनके प्लेन को लैंड करने की स्थिति होनी चाहिए और हेलीकॉप्टर के लैंड करने की। आपको लगता है अभी भी चुनाव आयोग जब आ जाएगा सीन में तब भी ये देखिए, पिछली बार भी चुनाव आयोग तो था ही, लेकिन ये एक हठधर्मिता है। ये जरूर है कि अब जमीन बदल गई है, वो जमीन और थी। उस समय वो सोचते थे कि इनको 1-2 MP आएंगे, 19 MP आए बंगाल से, तो और अब वहाँ से एक लंबी यात्रा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए अब परिवर्तन तो आ चुका है, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा कि एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोगों ने आज से 6 महीने पहले कह दिया था अब की बार 200 पार, अब तो और 6 महीने निकल गए हैं, तो 200 पार ही है कि और कुछ संख्या बढ़ गई है? नहीं, है? 200 पार तो है ही है, लेकिन उसके बाद 250 है, 220 है, ये तो तय होगा अभी, लेकिन 200 पार है। चलिए, बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा साहब, धन्यवाद बात करने के लिए। कोविड काल में आप कैंपेन कर रहे हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे से कैंपेन कर पाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जो कि पूरी तरीके से विश्वासरत हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।